हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, फाइनली आप सभी का जो वेट था वो अब ओवर हो चुका है। ITR 1 और ITR 4 का ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म इनेबल कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप अपने फॉर्म 16 के बेसिस पे अपनी ITR 1 की रिटर्न, यानी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप अपने ITR 1 की रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में ये एक डिटेल्ड लाइव डेमो वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चले आना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in, और इस पे आके आपको कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरीके का आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अभी आपकी असेसमेंट ईयर 2023-24 की रिटर्न आप यहीं पे फाइल नाउ का बटन आपको डैशबोर्ड पे ही मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप फाइल नाउ के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक करके भी प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चूज करना है असेसमेंट ईयर 2023-24 विच इज करंट असेसमेंट ईयर, और करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन चूज करना है। ऑनलाइन मतलब आप अपना पूरा पूरा फॉर्म, ITR का पूरा फॉर्म आप सिर्फ ऑनलाइन तरीके से, यानी कि पोर्टल पे लाइव होते हुए आप अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको एक्सेल यूटिलिटी वाला जो फॉर्म होता है उसको भर करके अपनी जेसन बनानी पड़ती है, जिसके बारे में भी हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो कर रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका ऑनलाइन मोड पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले मोड पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गाइज अगर आपने पहले इस फॉर्म को ओपन कर रखा होता है तो आपको यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि जो पुराना फॉर्म जो आपने पहले शुरू किया था फाइलिंग करना, और अगर उसमें आपने कुछ डेटा फीड करा था तो वो आपका सेव हो जाता है आपके ड्राफ्ट में। तो यहाँ पे आप रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर आप न्यू फाइलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेबल स्टेटस बताना होता है कि यानी कि आप एक इंडिविजुअल है, HUF या अदर है। तो हमारे केस में जो असेसी है वो एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा ITR फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे अभी तक सिर्फ 2 ही फॉर्म इनेबल किए गए हैं, ITR 1 एंड ITR 4। आने वाले टाइम में आपको ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे फॉर्म्स यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली अपने इनकम डिटेल्स के अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। अब आपके ऊपर कब कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है, इसके लिए भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको फॉर्म्स के बारे में समझना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल के लिए सैलरीड पर्सन के केस में यहाँ पे ITR 1 एप्लीकेबल होता है, तो हम यहाँ पे भरने वाले हैं ITR 1। यहाँ पे हम प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना होता है कि आप रिटर्न फाइलिंग का आपका मेन रीजन क्या है, यानी कि आप रिटर्न इसलिए फाइल कर रहे हैं कि आपका टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनमें से किसी एक रीजन की वजह से। इसके अलावा अगर आपके ऊपर इनमें से कोई भी केस एप्लीकेबल नहीं तो आप अदर का ऑप्शन चूज करेंगे। हमारे केस में जो असेसी है उनकी जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे गाइस फाइनली हमारा ओपन हो चुका है ITR 1 का पूरा फॉर्म। अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो होता है आपका अलग अलग शेड्यूल्स में बटा हुआ होता है। टोटल यहाँ पे आपको 5 शेड्यूल्स भरने हैं: पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फीड करनी होती है। तो अब हम भरना शुरू करते हैं आपका ITR 1 फॉर्म। अब यहाँ पे हम अपनी ITR 1 को फाइल करने के लिए क्या क्या इनकम डिटेल्स हम शो करने वाले हैं, अब इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपनी सैलरी की। तो सैलरी की रिटर्न फाइल करने के लिए आपको हमेशा एक फॉर्म 16 इशू होता है। फॉर्म 16 बेसिकली आपके एम्प्लॉयर आपको इशू करते हैं, जो आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक मिल चुका होगा, और जिसको नहीं मिला है वो आप मई के एंड तक आप वेट करेंगे, तो उस टाइम तक आपको ये फॉर्म 16 वगैरह आपकी कंपनी की तरफ से इशू हो जाना चाहिए। फॉर्म 16 जो होता है गाइस वो 2 पार्ट्स में बटा होता है। फॉर्म 16 का पार्ट ए होता है जिसमें आपकी पूरी समरी बताई गई होती है। यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम और एड्रेस होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम एड्रेस होता है, एम्प्लॉयर का यहाँ पे पैन नंबर होता है, टैन नंबर होता है, एम्प्लॉय का पैन नंबर होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आपको बताया गया होता है टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड, यानी कि टोटल आपको पूरे साल में कितनी सैलरी मिली हुई है, उस पर कितना TDS काटा गया है। ये एक क्विकली समरी होती है जिसमें पार्ट ए में आपको पूरी आपकी जितनी सैलरी वगैरह मिली होती है, TDS कटा होता है, उन सबका एक समराइज फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद अगर फॉर्म 16 के पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी पे
यहाँ पे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई गई होती है, और यहाँ पे नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपकी सैलरी का पूरा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पूरा कैलकुलेशन फॉर्म 16 के पार्ट बी में बताया गया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला यहाँ पे बताया गया कि क्या आप 115 बीएसी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि न्यू रिजीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है नो। और इसके बाद सैलरी आपकी कितनी है वो यहाँ पे बताया गया है, पर्क्स की वैल्यू कितनी है ये बताया गया है, टोटल सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे एग्जेम्पशंस की डिटेल्स। अगर आपको किसी भी टाइप का एग्जेम्पशन मिला है, जैसे आपको ग्रेचुइटी मिलती है, आपको कम्यूटेड पेंशन मिलता है, एचआरए मिलता है, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका डिडक्शंस, एटीसी, एटीडी, ये सारे सेक्शंस में जो भी डिडक्शंस आपकी हैं, जो आपने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर करा था, वो सब यहाँ पे मेंशन होगा। और इन सब के बाद आपकी यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम होगी और उस पर काटा गया टीडीएस होगा। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी में दिखाई गई होती है। तो यहाँ पे आप फॉर्म 16 के पार्ट बी के बेसिस पे ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी समझनी है, कई बार ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉयर्स जब आपसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की डिक्लेरेशन देने के लिए बोलते हैं, उस टाइम तक आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की डिक्लेरेशन आप नहीं सबमिट कर पाते हैं क्योंकि डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं होती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट्स की डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को देने के बाद आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स अपनी तरफ से आप करते हैं डायरेक्टली, तो उसकी डिटेल्स आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं दे पाते हैं। उसका फर्क ये होता है कि आपके एम्प्लॉयर्स उन चीजों को आपके फॉर्म 16 में एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, कंपाइल नहीं कर पाते, और आपका टीडीएस अमाउंट ज्यादा कट जाता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आपके पास एविडेंस है और जो कि आपके फॉर्म 16 में ऑलरेडी मेंशन नहीं है, तो उसको आप डायरेक्टली अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, और जिसमें हमारे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 1/4/2022 से 31/3/2023, इसके बीच में जो टोटल ईएमआई पे करी गई है फॉर हाउसिंग लोन, उसका यहाँ पे हमारे को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब इस चीज की डिक्लेरेशन असेसी अपने एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट उनके फॉर्म 16 में नहीं मिला हुआ है। इसलिए इस हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम इसका डिडक्शन डायरेक्टली अपनी रिटर्न में क्लेम करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपकी और कोई इनकम वगैरह होती है तो उसको भी आप डायरेक्टली अपनी आईटीआर में शो कर सकते हैं। तो अब हम फाइलिंग स्टार्ट करते हैं और अब हम चलते हैं वापस से पोर्टल की तरफ। सबसे पहला टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बेसिकली आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीजें बताई गई होती हैं। और इसको आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप एडिट पे क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम इसको एज इट इज स्क्रॉल ओवर कर देंगे। और इसके बाद नीचे इसी पेज पे आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं आपको ये डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, या फिर अगर आप एक पेंशनर हैं तो पेंशनर की भी डिटेल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू वाइज बतानी होती है। और अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे अदर का ऑप्शन चूज करना होता है। हमारे एसएससी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो यहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू का ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइलिंग सेक्शन बताना होता है। फाइलिंग सेक्शन आपका अगर आप ड्यू डेट के पहले यानी कि 31 जुलाई के पहले जब तक रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका 139(1) में बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। अगर आपकी फर्स्ट टाइम फाइलिंग हो रही है, यानी कि आप अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आपने एक बार रिटर्न फाइल कर ली, उसके बाद आप रिटर्न दोबारा से फाइल करना चाहते हैं बिकॉज फर्स्ट रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो उस केस में आप 139(5) यानी कि रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन चूज करेंगे। इसके अलावा 139(4) आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, ये होता है बिलेटेड रिटर्न के लिए, यानी कि अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो सारी रिटर्न्स आपकी 139(4) में फाइल होगी। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे 119 यानी कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि अगर आपके पुराने केस होते हैं वो कॉन्डोनेशन अप्रूवल आपने सीआईटी से लिया हुआ है तो उस केस में आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अभी के लिए जितनी भी रिटर्न्स फाइल होंगी, अगर वो फर्स्ट टाइम फाइलिंग है तो 139(1) में ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद इस फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आई यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसको येस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने देंगे। हमारे केस में हमें न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट नहीं करना है तो इसको हम नो रहने देंगे।
इसके बाद आपके यहाँ पे कुछ बैंकिंग डिटेल्स वगैरह बताए जाएंगे और इसमें मेक श्योर आप ये करेंगे कि अगर आपका रिफंड का केस है तो आपका अकाउंट वैलिडेटेड जरूर होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसे कंफर्म करके सेव कर लेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स भरने के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पे इस पे करेंगे क्लिक। ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सैलरी की एग्जेम्पशंस। अगर आपको सैलरी के अगेंस्ट में कुछ एग्जेम्पशंस भी मिली हैं तो उसकी डिटेल आप इस पेज पे भर सकते हैं। तो सैलरी की एग्जेम्पशंस की डिटेल आपको कहां पे मिलेगी? सैलरी की एग्जेम्पशंस के लिए वापस से आएंगे आप फॉर्म 16 पार्ट बी पे और यहाँ पे आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आपको अलाउंसेस हैं जिनके अगेंस्ट में आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन होती हैं। चाहे आपका ट्रैवल कंसेशन हो, ग्रेचुटी हो, पेंशन हो, या फिर आपका लीव सैलरी इनकैशमेंट हो, या फिर इवन आपका एचआरए हो, तो इन सब की डिटेल आपको यहाँ पे आपके फॉर्म 16 में ही मिल जाएगी। हमारे केस में एसएससी की ऐसी कोई भी डिटेल्स नहीं है, तो ये सब कुछ हमारे केस में ब्लैंक रहेगा। अगर आपके लिए यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेबल होता है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेलेवेंट कॉलम में इसे यस करेंगे और उसकी आप यहाँ पे वैल्यू फीड कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे नो करना है और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपका इनकम डिटेल्स वाला पेज खुल जाता है। अब आपको यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको भरनी होती है। अब सबसे पहले सैलरी की बात करें तो सैलरी की डिटेल्स भरने के लिए आप यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अब अपनी सैलरी का डिटेल्स भरना है। तो सैलरी की डिटेल्स वापस से हम चलेंगे फॉर्म 16 पे, यहाँ पे आपको सैलरी की डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले आपका दिया हुआ है सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 17(1). तो 17(1) वाला जो बॉक्स है ये आप देख सकते हैं सैलरी एज पर 17(1), यहाँ पे आपको फीड करना होता है। टोटल वैल्यू जो है 10,26,968, इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ पर्क्स एज पर सेक्शन 17(2). अगर आपके केस में कुछ पर्क्स मिला हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। पर्क्स की डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अगर आपको सेक्शन 17(3) में कुछ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिला हुआ है तो उसकी डिटेल भरेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, जीरो रहेगा। इसके बाद आपसे डी पॉइंट में पूछा जाता है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर आपको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिला हुआ है किसी नोटिफाइड कंट्री में तो उसकी डिटेल आपको भरना होता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए हमेशा नो ही रहेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज आप छोड़ देंगे। इसके वजह से नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब वापस से आपका एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की डिटेल अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। अगर आपने इंफॉर्मेशन इसके पहले वाले पेज पे भर दी होती हैं तो यहाँ पे ये चीजें ऑटोमेटिकली फिल होके आती हैं। अगर आपने वहां पे उस पेज को स्किप कर दिया होता है तो आप यहाँ पे वापस से सेलेक्ट करके अपनी एग्जेम्पशंस की डिटेल भर सकते हैं। तो हमारे केस में ऐसा कोई भी एग्जेम्पशंस वगैरह हमें मिला ही नहीं है, तो ये ब्लैंक रहेगा। और इसके बाद इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 रुपीज का होता है सैलरी इनकम के केस में, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। और इसके अलावा आपका कुछ एंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स अगर आपके फॉर्म 16 में मेंशन है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे। हमारे केस में फॉर्म 16 में आप देख सकते हैं सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, कोई भी एंटरटेनमेंट अलाउंस या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारे फॉर्म 16 में भी ये सब जीरो ही रहेगा, तो इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको भरना होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर आपकी कुछ रेंटल इनकम होती है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन में भरेंगे। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका कुछ आपने हाउसिंग लोन वगैरह लिया होता है और उसके अगेंस्ट में आप कुछ ईएमआई पे कर रहे हैं जिसमें आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, तो उस केस में भी आप आपके इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हैं यहाँ पे उसकी डिटेल भर के। हमारे केस में जैसा मैंने अभी दिखाया कि हमारा एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है क्योंकि हमारा यहाँ पे लोन चल रहा है, तो उस लोन के अगेंस्ट में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टोटल 1,32,365 रुपीज का यहाँ पे ईएमआई पेमेंट किया गया है। अब इस ईएमआई में से प्रिंसिपल कंपोनेंट है 24,543 रुपए का। इस प्रिंसिपल कंपोनेंट का रिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में और इंटरेस्ट कंपोनेंट है 1,07,821 रुपीज का। और इस इंटरेस्ट कंपोनेंट को आप अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं। तो वापस से चलेंगे पोर्टल की तरफ। यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इस ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे।
ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है ये आपको यहाँ पे बताना होता है। तो हमारे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है 1,07,821 रुपीज, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे भर देंगे। अब यहाँ पे गाइज आपको इस तरीके की एक वार्निंग देखने को मिलेगी जहां पे ये बताया गया कि अगर आपकी टोटल जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट 2 लाख रुपए तक है तभी आप इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में 1,07,000 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट है, तो ये सब कुछ सही है, तो आप इसको इग्नोर करके इसको सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे सैलरी की डिटेल्स भर दी हैं, हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी भर दी हैं। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपका कुछ इंटरेस्ट अमाउंट होता है, आपका कुछ डिविडेंड इनकम होता है, या फिर आपका कुछ और भी किसी तरीके का अदर इनकम होता है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे भरेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी AIS स्टेटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रीफिल्ड होके भी मिलेंगी। जैसे हमारे केस में आप देख सकते हैं कि डिविडेंड इनकम जो है हमारा यहाँ पे 641 रुपीज का प्रीफिल्ड होके आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हमारे को डिविडेंड जो मिला हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अगर आपकी कुछ अलग इंफॉर्मेशन होती है, कुछ अलग आपका अदर इनकम भी है, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप उस अदर इनकम की डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे। अगर आपका कुछ FD का इंटरेस्ट है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ भर सकते हैं। इनकम टैक्स रिफंड मिला हुआ था आपको लास्ट ईयर, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भरने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर जो भी इनकम एप्लीकेबल हो उस पर्टिकुलर पार्ट को आप यस करेंगे और उसके आप यहाँ पे वैल्यू फिट कर सकते हैं। अगर आपके केस में इनमें से कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे एनी अदर पे चूज करके अपनी अदर इनकम की डिटेल्स भर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे डिविडेंड इनकम के अलावा हमारा सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, सो यहाँ पे हमारा बैंक इंटरेस्ट है 2595 का, उसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे कि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नो रहेंगी। डिविडेंड इनकम परफेक्टली सही है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब ये दोनों डिटेल्स भरने के बाद हम इसको कंटिन्यू पे से क्लिक करके सेव कर लेंगे। यहाँ पे गाइस हमने अपनी सारी इनकम डिटेल्स वगैरह भर ली। अभी भी आप रिटर्न अपनी फाइल करें फॉर करंट ईयर, तो उस केस में आपको अपनी AIS जरूर चेक कर लेनी है और मेक श्योर करना है कि AIS में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी कुछ आपके रिटर्न में इंक्लूड होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको AIS चेक करने के लिए आप सर्विसेज में जाएंगे और इसके बाद AIS पे क्लिक करके आप अपना AIS स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। हमारे केस में हमने अपना AIS प्रॉपर्ली मैच कर लिया है, सारी इनकम डिटेल्स प्रॉपर्ली हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली हैं, इसलिए इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इसे कंफर्म करके सेव कर लेंगे। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टैब की तरफ जो कि है डिडक्शंस का टैब। अब इस पे क्लिक करेंगे। डिडक्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चनियर टाइप का एक फॉर्मेट मिलेगा, जैसा अभी हमने एग्जाम्पशंस के केस में भरा हुआ था। तो इनमें से अगर आपके ऊपर कोई डिडक्शंस एप्लीकेबल है तो उसके लिए आप सिंपली इसको यस पे क्लिक करेंगे और यहीं पे आप इसकी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इस पेज को आप नीचे स्क्रॉल करके स्किप दिस क्वेश्चंस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर अपने डिडक्शंस की डिटेल्स भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आप यहीं पे इसी पेज पे अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह भर सकते हैं। अब डिडक्शंस की डिटेल्स आपको कहां से मिलेगी, इसके लिए आप वापस से जाएंगे अपने फॉर्म 16 पे और फॉर्म 16 को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिडक्शंस की डिटेल्स भी आपको आपके फॉर्म 16 में मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिडक्शन आपका 80C सेक्शन में 1.5 लाख रुपए का ऑलरेडी हो रखा है, तो यहाँ पे हम इसको 80C वाले पार्ट में हम यहाँ पे यस करेंगे और इसको 1.5 लाख की वैल्यू इसकी फिट कर देंगे। इसके अलावा जो ऑप्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है आप उनको नो कर देंगे। 80C के बाद यहाँ पे हमारे लिए 80CCD1B ये भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 80CCD2 में भी हमारा यहाँ पे रिडक्शन बन रहा है, तो इन सब की डिटेल्स भी हम यहीं पे फीड कर लेंगे। 80D हमारा कुछ भी नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे, 80E में भी नो रहेगा, 80TTA का डिडक्शन था इसलिए इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे। इसके अलावा आर यू एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शन, इसको भी हम यस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 80CCD1B में हमारा डिडक्शन है और डिडक्शन की वैल्यू है 72,985 रुपीज, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फीड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको इस तरीके का एक वार्निंग देखने को मिल सकता है, तो इसको आप सिंपली इग्नोर कर देंगे बिकॉज ये हमने जो वैल्यू भरी है वो हमारे फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही है। तो अगर आपके पास जो भी आप वैल्यू फीड करते हैं उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस है, तो आपको अगर इस तरीके की वार्निंग आती है तो आप उसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा 80CCD2 का रिडक्शन है। अब 80CCD2 का ऑप्शन आपको इस पेज पे नहीं मिल रहा, वो आगे हम इसकी इंफॉर्मेशन फीड कर लेंगे।
तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ हमने अपना ATC और इसके अलावा ATTTA को यस किया है और उसके बाद ATCCD1B को यहाँ पे फीड कर दिया है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को फीड करने के बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही उन क्वेश्चनियर फॉर्मेट में अपना डिडक्शंस का डिटेल भर लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ATC की डिडक्शन की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, CCD1B की डिडक्शन डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा ATCCD2 का डिडक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फीड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके अलावा आपके ऊपर अगर और कोई भी रिडक्शन एप्लीकेबल होता है तो अकॉर्डिंगली आप उससे ऐड पे क्लिक करके इसका पर्टिकुलर शेड्यूल भर लेंगे। और यहाँ पे अगर आपको और भी रिडक्शंस की डिटेल देखनी है तो सी ऑल रिडक्शन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी रिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है उस पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आकर के आप उसको ऐड कर देंगे। हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ ATCCD2 हमें यहाँ पे फीड करना है और ATTTA को भी हम यहाँ पे फीड करने वाले हैं। तो ATCCD2 पे हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी हम ATCCD की टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन हम डाल देंगे। हमारा जो एलिजिबल रिडक्शन है वो 72,985 रुपीज का ही है और इसके बाद अब हम इसको सेव कर देंगे। इसके अलावा अब हम ATTTA का रिडक्शन भरने वाले हैं, तो ऐड पे इसको क्लिक करेंगे। ATTTA में हमारा 2595 का बैंक इंटरेस्ट है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। सो यहाँ पे गाइज अब हमारा ATC, ATTTA, ATCCD2 और ATCCD1B ये सारे डिडक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसको अब हम यहाँ पे कंफर्म करके सेव कर लेंगे। इसके बाद अब हम चलेंगे टैक्सेस पेड शेड्यूल की तरफ, जिसमें हम अपने TDS की डिटेल्स यहाँ पे भरने वाले हैं। शेड्यूल में गाइज आपका जितना भी TDS वगैरह कटा होगा वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे केस में यहाँ पे हमारी सैलरी इनकम पे ही सिर्फ TDS कटा हुआ है जो कि यहाँ पे प्री फिल होके आ रहा है। तो अब आपको ये चीज अपने फॉर्म 26AS से जरूर मैच करा लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका फॉर्म 26AS पे TDS अमाउंट मैच नहीं होता, TDS अमाउंट अपडेट नहीं हुआ होता, तो उस केस में बाद में आपको डिमांड आ जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा जब भी आप अपना रिटर्न भरेंगे तो आपको अपना लेटेस्ट फॉर्म 26AS जरूर चेक कर लेना है। तो 26AS को चेक करने के लिए गाइज इसी पेज पे आप ऊपर आएंगे, ई फाइल के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन मिलेगा। इस पे करेंगे क्लिक और यहीं पे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, ये आपको नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे अग्री करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे और व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पे आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 23-24 और इस पे आपको क्लिक करना है व्यू एज HTML। इसको आप व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैलरी का जो TDS अमाउंट है वो पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है 31 मार्च 2023 तक। आपको ध्यान रखना है अपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कि ये चीज आपका 31 मार्च तक जरूर अपडेट होना चाहिए। अगर ये 31 दिसंबर तक अपडेट है, इट मींस आपका लास्ट क्वार्टर का TDS अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। रिटर्न आपको तभी फाइल करनी है जब आपका TDS अमाउंट वो 31 मार्च 2023 तक अपडेट हो जाना चाहिए। हमारे केस में यहाँ पे TDS अमाउंट पूरा अपडेट हो चुका है 76143, ये है टोटल हमारा TDS अमाउंट जो कि सैलरी पे कटा हुआ है। तो ये प्री फिल्ड हो चुका है बाय डिफॉल्ट। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो TDS अमाउंट है वो पहले से ही पोर्टल पे आ रहा है, तो इस चीज को हम एज इट इज रहने देंगे। और इसके अलावा हमारा और कोई भी किसी तरीके का TDS नहीं है, तो इसको अब हम कंफर्म करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, जो कि है आखिरी शेड्यूल हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी का। इस पे अब आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना होता, बेसिकली हमारी जितनी भी अभी तक हमने इनकम डिटेल्स भरी है उसका यहाँ पे हमें एक समरी दिखाया जाता है, टोटल डिडक्शन हमने जो क्लेम किया है वो दिखाया जाता है, और उसके बाद हमारी यहाँ पे टोटल इनकम निकल के आती है। इस टोटल इनकम पे आपका कितना टैक्स बनता है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई होती है, और उसके बाद आपका टोटल टैक्स अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है। तो ये सब कुछ आपको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना है। ये वैसे प्री फिल्ड होके आता है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी अपने से मैनुअली चेंज नहीं करना होता। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपका रिलीफ वगैरह आपको क्लेम करना होता है सेक्शन 89 का, यानी कि अगर आपको कुछ अरियर वगैरह मिला होता है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करने के पहले आपको फॉर्म 10E भरना होता है, और 10E के अकॉर्डिंग आपको जितना रिलीफ अलाउड होता है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे फीड करेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक रहने देंगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन परफेक्टली ओके है, तो हम इसको नीचे स्क्रॉल करके कंफर्म करके सेव कर लेंगे। तो अब यहाँ पे गाइस हमारा सारा शेड्यूल्स यहाँ पे फीड हो चुका है।
तो इसको अब हम करेंगे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रिफंड बन के आ रहा है 22,290 रुपए का। और ये रिफंड बेसिकली हमारा टीडीएस अमाउंट थोड़ा ज्यादा काटा गया है, बिकॉज हमने अपनी इंटरेस्ट की डिटेल अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं करी थी, उसका डिडक्शन अब हम डायरेक्टली रिटर्न में ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे रिफंड बन के आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा टोटल रिफंड अमाउंट है 22,290 रुपए का। तो अब हम वापस से अपनी एक समरी देख लेंगे टोटल रिटर्न की, और ये समरी में अगर आपको चेंज वगैरह करना हो तो आप इसको बैक करके आप अपने रिटर्न में डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। हमारे केस में जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है वो परफेक्टली ओके है, सारा फॉर्म हमारा सही है। तो अब हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में इसको टिक करना होता है, और इसके बाद इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब इस पेज पे हमने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन फीड करी हुई है उन सारी इंफॉर्मेशन का यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आप इस पेज को क्विकली गो थ्रू कर लेंगे, इस सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो हमने फीड करी है उसी के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं। हमारे केस में ये परफेक्टली ओके है, तो इसको हम क्विकली नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद गाइज अगर आपकी रिटर्न में कोई भी एरर नहीं होता तो आपको इस तरीके का वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अगर आपकी रिटर्न में कोई इश्यू होता है, कोई एरर होता है, तो उस केस में आपको वो पर्टिकुलर एरर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली उस एरर पे क्लिक करके डायरेक्टली उस प्लेस पे जाएंगे और उस एरर को करेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, इट मींस हमारे रिटर्न में कोई भी एरर नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और अपनी रिटर्न को हम वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे गाइस रिटर्न वेरीफाई करने के आपको 3 तरीके मिलेंगे। ई वेरीफाई नाउ, यानी कि आप तुरंत अपना आधार, ओटीपी, बैंक अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट के थ्रू अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है ई वेरीफाई लेटर, यानी कि आप रिटर्न को अभी सबमिट कर सकते हैं और अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है वेरीफाई वाया ITR-V, यानी कि आप अपनी ITR-V की कॉपी डाउनलोड करेंगे, उस पर साइन करके आप बैंगलोर आप स्पीड पोस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं ई वेरीफाई नाउ और इसको हम अब करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलता है, आधार, DSC, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, जिसके भी थ्रू आप चाहें आप अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम आधार OTP के थ्रू यहाँ पे रिटर्न अपनी वेरीफाई करने वाले हैं। तो आधार OTP में हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम इसे करेंगे कंटिन्यू। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, जनरेट आधार OTP, इस पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे गाइज आप अपनी आधार OTP को एंटर करके इसको हम अब वैलिडेट करेंगे। सो यहाँ पे गाइज अब हमने आधार OTP को एंटर कर दिया है, इसके बाद आप इसको करेंगे वैलिडेट करने के बाद इसे कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न के लिए पूछा जाएगा। तो अब इसको हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारी रिटर्न यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं सबमिट करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड कर ली है। सो ये था गाइज कंप्लीट प्रोसेस कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR-1 में फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी कि करंट ईयर के लिए आप अपनी रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस कवर करने की कोशिश की। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी, और ये वीडियो गाइस आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है गाइस तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। चलिए गाइस मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।